हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंस करेंगे। हम कैसे समझेंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसके जितने भी रूल्स हैं उन सब की जानकारी आज हम इस क्लास में आपको देंगे। फिलहाल आप इस एग्जांपल पर फोकस करिए। राहुल सुबह से अपना काम कर रहा है। ये हमारा जो हिंदी वाक्य है ये किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो अगर हम इसकी फिजिकल आईडी देखें, यानी कि सेंटेंस में देखें कि क्या इसमें खास बात है, तो एक तो यह है कि वाक्य के अंत में रहा है, आ रहा है। तो जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ऐसे शब्द आते हैं वो सेंटेंस किसके हो सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के, अगर उनमें टाइम फ्रेज भी हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि अगर सिर्फ आप यही चीज देख रहे हो कि रहा है, आ रहा है, तो ये तो कंटीन्यूअस में भी आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वाक्य के जो अंतिम शब्द होते हैं वो एक जैसे होते हैं। दोनों में ही रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर टाइम फ्रेज होता है। टाइम फ्रेज मतलब हिंदी वाक्य में समय की जानकारी देने वाले शब्दों का एक समूह। जो वर्ड ग्रुप यानी शब्दों का समूह हमें समय की जानकारी देता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम फ्रेज। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम फ्रेज होता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में टाइम फ्रेज नहीं होता। अगर हम इस वाक्य में से सुबह से ये टाइम फ्रेज हटा दें तो यही वाक्य किसका बन जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। राहुल अपना काम कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो जाएगा। फिलहाल ये किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो एक सिंपल सी बात समझें कि किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस में से टाइम फ्रेज हटा दें वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला जाता है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर हम टाइम फ्रेज ऐड कर दें, लगा दें, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो एक तो आप फिजिकल बेस पे पहचानना आना चाहिए कि क्या हमारे सेंटेंस में ऐसी चीजें हैं जिनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वाक्य किस टेंस का है। दूसरा है फीलिंग के बेस पर, भाव के आधार पर हमारे सेंटेंस में क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सीन है, ये हमें समझना चाहिए। तो जो परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं प्रेजेंट में, उनमें ऐसे एक्शन आते हैं जिनसे हमें ये आभास हो रहा होता है कि जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वर्तमान में वो जारी है। जैसे राहुल अभी भी अपना काम कर रहा है, यानी जारी है, लेकिन हमें पता लग रहा है कि शुरू कब किया उसने? सुबह। तो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और फिलहाल वो चल रहा है, जारी है। ये दोनों बातें, ये दोनों भाव जिस भी वाक्य में आएंगे वो किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी वर्ब्स आती हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, कौन सी फॉर्म आती है। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें आती है, फोर्थ फॉर्म जिसे आप आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं राहुल सुबह से अपना काम कर रहा है, तो हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने हैज लिया, हैज बीन डूइंग। तो आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। हैज बीन जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता, मान लीजिए होता है यहां पर राहुल और विजय, तो हम क्या लेते? हैव बीन। डूइंग, अब यहां पे हिज वर्क है और प्लूरल सब्जेक्ट होता तो क्या हो जाता? देयर वर्क। सिंस मॉर्निंग, ये टाइम फ्रेज है। तो राहुल हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, राहुल सुबह से अपना काम कर रहा है। तो हमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लेनी होती है। हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी कौन कौन सी आती है? हैज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैव अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे हमने बताया राहुल और विजय, या फिर यहां हो सकता था प्रोनाउन वी, दे, यू, इस तरीके से। सिंगुलर जैसे कि यहां पे राहुल है, प्रोनाउन क्या हो सकता था? ही, सी, इस तरीके से। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लेना है और प्लूरल है तो हैव लेना है। बीन दोनों के साथ आएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जब आप कौन से क्वेश्चन करते हैं? एडिटिंग। कई बार एडिटिंग में स्ट्रक्चर बेस्ड मिस्टेक होती है। तो जिन स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्स अच्छे से आते हैं सभी टेंसेज के, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हर सेंटेंस का अपना एक सिंटैक्स होता है, अपना एक वर्ड ऑर्डर होता है।
आप ऐसे ही किसी शब्द को कहीं भी नहीं लिख सकते। जब तक आप सही ऑर्डर में नहीं लिखते हैं तो आपका सेंटेंस सही नहीं होता है। तो इंग्लिश में इस बात की बहुत वैल्यू है कि कौन सा शब्द आप कहां लिख रहे हो। अगर ऐसा होता है कि कोई वाक्य हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे हम यहां कर रहे थे, राहुल सुबह से अपना काम कर रहा है, और अगर ऐसा होता कि हम हिंदी शब्द के नीचे उसकी इंग्लिश लिख दें और हमारी इंग्लिश परफेक्ट हो जाए, तो इंग्लिश बहुत आसान भाषा होती। फिर हमारा सेंटेंस किस तरह से होता? राहुल सिंस मॉर्निंग हिज वर्क हैज बीन डूइंग। फिर हमें जरूरत नहीं थी स्ट्रक्चर्स की, बस हमें यह देखना था कि जो भी हमारे शब्द आ रहे हैं उनकी हमें इंग्लिश पता होनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश में इतना ही काफी नहीं है कि आपको हर हिंदी वर्ड की इंग्लिश पता हो जो आपके वाक्य में आ रहा है। यह भी जरूरी है कि आपको यह पता हो कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, कौन सा वर्ड कहां पे आएगा। तो यह जानकारी हमें मिलती है किससे? स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से समझना चाहिए। और स्ट्रक्चर आता है इस आधार पे कि हमारा हिंदी वाक्य किस तरह का है। मान लीजिए आपका हिंदी वाक्य अफर्मेटिव है, जैसे ऊपर दे रखा था राहुल सुबह से अपना काम कर रहा है, ये अफर्मेटिव है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हैज है, तो राहुल हैज, उसके बाद बीन, और उसके बाद डूइंग कर रहा है, हिज वर्क, और फिर अगर कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो कॉम्प्लीमेंट, नहीं तो फिर टाइम फ्रेज, जैसे ऊपर हमने लिया था सिंस मॉर्निंग। तो अफर्मेटिव में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। अब आप देखें अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? बस एक ही डिफरेंस होता है, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट जरूर आएगा, और नॉट कहां आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नॉट, फिर बॉक्स का मतलब है जो ऊपर आपको बॉक्स में दे रखा है वही पार्ट आएगा, यानी कि बीन प्लस MVING प्लस ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट प्लस C फॉर कॉम्प्लीमेंट प्लस टाइम फ्रेज, जो भी टाइम आपके वाक्य में दे रखा है उसकी इंग्लिश। अब हम बात करते हैं अगर हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव है तो क्या होगा। इंटेरोगेटिव में हमें इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर लाना होगा। I1 यानी जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या राहुल सुबह से अपना काम कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हैज, सबसे पहले हैज है सब्जेक्ट के अनुसार, हैज राहुल, फिर जो हमारे बॉक्स में दे रखा था हैज राहुल बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। I1 कौन से होते हैं? जिसमें क्या भी हो और नहीं भी हो। क्या राहुल सुबह से अपना काम नहीं कर रहा है? हैज राहुल नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। अब उसके बाद हम देखेंगे I2। I2 का मतलब है ऐसे वाक्य जिनमें मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे राहुल अपना वर्क यानी अपना काम सुबह से क्यों कर रहा है, तो क्यों की इंग्लिश पहले आएगी QW। वाई हैज राहुल बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। I2N का मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा हो मिडिल में और नहीं भी आ रहा हो। राहुल अपना काम सुबह से क्यों नहीं कर रहा है, वाई हैज राहुल नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हो, इनको नोट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको इस बात की जानकारी देते हैं कि जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो कौन सा शब्द पहले लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, और एडिटिंग में इनसे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो ये स्ट्रक्चर्स आप जरूर नोट करें, स्क्रीन स्टिल करके स्ट्रक्चर्स नोट करें और उनका रिवीजन करें, 2-4 बार रिटन जरूर करें। उससे क्या होगा, ये आपको लर्न हो जाते हैं। और जब आप सेंटेंस मेकिंग कर रहे होते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए करें, राइट। अब एक लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको बताना है, वो बताना है इस टाइम फ्रेज के बारे में। अब यहां पे टाइम फ्रेज आ रहा था सुबह से, तो देखिए हमने क्या लिया है, सिंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, सर कुछ वाक्यों की इंग्लिश बनाते समय सिंस का यूज होता है, कुछ में फॉर का। सिंस और फॉर दोनों ही यहां प्रीपोजिशन है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हमें सिंस लेना है और किस में फॉर लेना है। तो इसमें मुझे आपको यह बताना है कि अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है, आपके हिंदी वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम की जानकारी है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि आपका एक्शन कब शुरू हुआ, तो वहां आपको सिंस लेना है। और अगर आपको अपने हिंदी वाक्य में अवधि पता लग रही है, ड्यूरेशन, ये पता नहीं लग रहा शुरू कब से हुआ, तो आपको फॉर लेना है। अब मैं फॉर का एक एग्जांपल देता हूं। इसी सेंटेंस में हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं।
फिलहाल ये सेंटेंस कैसा है जिसमें सिंस आएगा, लेकिन हम इसे फॉर के केस में लाएंगे तो क्या करना होगा, राहुल 2 घंटे से या 2 महीने से या 10 मिनट से या 2 हफ्ते से, ऐसा कुछ अगर हम यहां टाइम फ्रेज कर दें, राहुल 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, राहुल हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। तो ध्यान रखें, डेफिनेट टाइम के लिए आपको क्या लेना है, सिंस, और जहां इंडेफिनेट टाइम है जैसे 2 महीने से, 2 दिन से, 2 वर्ष से, तो वहां पे क्या लेना है, फॉर। राइट। अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम रेस्पॉन्स जरूर करेंगे। ये क्लास आपको पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद।